नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। आज विदर्भ साइकेट्रिक एसोसिएशन का इंस्टॉलेशन नागपुर में होटल तुली में हुआ है। हमारे साथ है प्रेसिडेंट सर, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इंस्टॉलेशन और उनके संगठन की साल भर की एक्टिविटीज़ के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। आप सर एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर इमरान अली शिवजी है। हम चंद्रपुर में प्रैक्टिस करते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्री जीएमसी में भी साथ में है। इस बार की जो टीम हुई है वो चंद्रपुर से बनी है, जिसके अंदर मैं प्रेसिडेंट और मेरा कलीग डॉक्टर सचिन भेदे ये सेक्रेटरी है। और इस बार का जो टेन्योर है ये 2022-23 का टेन्योर है और इसके अंदर हम साइकेट्रिक सोसाइटी के हिसाब से इसमें अभी काम करेंगे। सर, अभी देखा गया है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स स्पेशली पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद या जो भी मंदी वगैरह आई है उसके बाद में पेशेंट्स में काफ़ी देखा जा रहा है। और आने के बाद मैंने जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में है पर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, कोविड के बाद में या कोविड के टाइम से ही और काफ़ी सारे जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी लोगों को आए हैं, उसकी वजह से कई सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स नए चालू हुए हैं। यानी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ चुके हैं। लोग अभी कुछ लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उनको मानसिकता की प्रॉब्लम हो रही है, पर अभी वो ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुए आने के लिए, जिसके लिए उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। जिसके लिए कई बार उनके फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनके बिहेवियर में उनको चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये तो कई सारे ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक के ऊपर एक स्ट्रेसेस कंटिन्यूसली अपने यहाँ पे आ रहे हैं इंडिया के लोगों के अंदर। पहले नोटबंदी हुई तब कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, फिर उसके बाद में कोविड आया तब प्रॉब्लम्स हुआ, फिर बाद में जीएसटी का प्रॉब्लम्स हुआ, जिसकी वजह से कई व्यापारी लोग टेंशन में आ गए और उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। साथ में हम क्योंकि कोविड के टाइम पे सब लोग लॉकडाउन किए थे, इंटरनेट का और मीडिया का यूज़ ज़्यादा होने लगा, तो कई लोग इंटरनेट या स्क्रीन एडिक्शन के अंदर फंस गए हैं। कई लोग जो है स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करने से उनकी नींद की शिकायतें चालू हो गई है, उनको मेमोरी प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं, उनको जो है साथ में जो है उनका माइंड डल होना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, चिड़चिड़ापन पाना, ये सब चीज़ जो है उनके साथ में अभी चालू है। तो ये जो एडिशनल नए सिचुएशन के हिसाब से जो साइकेट्रिक इलनेसेस चालू हुए हैं वो आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट लेने की अभी ज़रूरत हो गई है। तो ये डायरेक्टली कई बार पेशेंट खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स और उसके फैमिली फिजिशियंस इस चीज़ को देख के उसके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस देख के उस ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करते हैं। सर, आपने बोला कि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। मैंने देखा है काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे उनको परेशान कर रहे तो हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते, उसको बोलते चल भाई तू गेम खेलते रहे। तो काफ़ी जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स लोग का इस तरीके से बिहेवियर है अपने बच्चों के साथ में। आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? जी, ये एक शॉर्टकट टेक्निक यूज़ करना चालू किया आजकल पेरेंट्स लोगों ने अंदर, कि अगर उनको बच्चा परेशान कर रहा है या वो अपना टाइम देना नहीं चाहते हैं, या फिर वो खुद भी जो है मोबाइल पे बिज़ी है और बच्चा उनको से अटेंशन डिमांड करता है, तो उसको जो है बिज़ी रखने के लिए वो हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जब बच्चा मोबाइल यूज़ करता है या छोटा बच्चा होता है 3 साल 5 साल वाला एज वाला जो होता है, जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है पेरेंट्स का अटेंशन डिमांड करेगा करके, पर उनको जो है वो पेरेंट अटेंशन नहीं देते हुए जो है उसको मोबाइल का सहारा दे देते हैं और फिर वो उसमें बैठ के कुछ न कुछ या तो यूट्यूब पे कोई नर्सरी राइम्स देखते रहता है, या कोई गेम खेलते रहता है, या कोई एग्रेसिव वीडियो गेम्स होते हैं वो प्ले करते रहता है, और उसकी वजह से उसकी मानसिकता पे काफ़ी असर हो रहा है। ये जो अर्ली फेजेस होते हैं जहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ये ब्रेन का डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे हम जब खेलते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, फुटबॉल दूसरे यानी गेम्स के रूल्स फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। पर जब जो है हम सिर्फ मोबाइल में एडिक्टेड रहते हैं या उसके अंदर सिर्फ उसको देखते रहते हैं या दिन भर उसके अंदर टाइम पास करते रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन का डेवलपिंग जो ईयर्स है वो हम लॉस कर रहे हैं, और उस वजह से जो है आगे चल के बच्चों को जो है वो सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो फोकस नहीं रह पाएंगे अपने पढ़ाई के ऊपर। वो उसकी वजह से जो है कई सारे उनके अंदर चिड़चिड़ापन वाली प्रॉब्लम्स चलेंगे, उनके अंदर आइसोलेशन वाली एक प्रॉब्लम्स चालू जाएंगी। ऐसे कई सारे मानसिक बीमारी के नई जनरेशन के साथ में ये चालू होने की शक्यता हो गई अभी। सर, ऐसा देखा गया है कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो साइकेट्रिक हेल्प लेने की बजाय वो एडिक्शन की तरफ जाता है, जैसे अल्कोहल एडिक्शन हो गया, टोबैको एडिक्शन हो गया। आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, जो लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त है वो अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ न कुछ अल्टरनेट तरीका ढूंढते हैं, और यूजुअली ये तरीका अनहेल्दी होता है। जैसे दारू पीना,
या सिगरेट तंबाकू गुटखे लेना, या आज के ज़माने में आजकल वीड जो बोलते हैं, गांजा वगैरह, ये काफ़ी बढ़ना चालू हो गया है। आज के इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी डिज़ाइनर ड्रग्स बोलते हैं, जिसको जो नॉर्मली टेस्ट के अंदर मालूम नहीं पड़ते, जैसे डिज़ाइनर ड्रग्स के लिए जो है वो लोग उसका सेवन बढ़ गया है ये, और इससे उनको जो है रिलैक्सेशन महसूस होता है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, उनकी घबराहट बेचैनी कम हो जाती है, उनका तनाव कम हो जाता है। पर ये सब चीज़ जो है टेम्प्रेरी है, ये सोल्यूशन नहीं है उसका, ये सिर्फ टेम्प्रेरी जो है, ये शॉर्टकट तरीके से हमको उस दिन के लिए सिर्फ खुशी मिलती है, पर वो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ब्रेन को डल कर देता है, और वो डल करने की वजह से फिर से जो है हम उस चीज़ की तरफ और ज़्यादा वो लेना चालू करते हैं, और फिर बाद में प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, बाकी मानसिक बीमारियाँ उसकी वजह से एडिशन चालू हो जाती है। तो ये गलत तरीका इस्तेमाल करने के बजाय यू कैन अपने आप को आप मेडिकली या नॉन मेडिकली हेल्प अगर करना चाहते हैं, तो जब माइल्ड से मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम रहता है तो अपने आप को नॉन मेडिकली हेल्प कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ सकते हैं, रिलीजियस हेल्प्स ले सकते हैं। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। आजकल की जो मेडिसिन है काफ़ी सेफ़र हो चुकी है। लोग बहुत वरीड रहते हैं कि हमको उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे क्या, हम उससे डिपेंडेंट हो जाएंगे क्या, हमको उसका आदी हो जाएंगे क्या। लोग जब डॉक्टर के पास आते हैं तब एडिक्शन की बड़ी बात करते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स की बड़ी बात करते हैं, पर वही चीज़ जब वो तंबाकू गुटखा खर्रा दारू पीते हैं तब उसके बाद में कभी नहीं सोचते। वहाँ पे जबकि ऊपर लिखा हुआ रिमार्क रहता है कि इससे खाने से इंजूरियस होता है, कैंसर होता है, ये बड़ी बड़ी बीमारी होती है, पर उसके बारे में वरीड नहीं रहते। पर दवा खाने से डॉक्टर की दवा से बड़े चिंतित रहते हैं कि इससे हमको एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा, इससे हमको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। साइड इफेक्ट्स इज़ द पार्ट ऑफ एवरी ट्रीटमेंट। जैसे हम खाना भी खाते हैं, अगर हम ज़्यादा मिर्ची खा लेंगे तो एसिडिटी हो जाएंगी, ज़्यादा नॉनवेज खा लेंगे तो हमको जो है मूड व्याध की तकलीफ हो जाएंगी, हम बहुत पानी भी पी लेंगे सादा से जो हम पानी बोलते हैं तो भी हमको इंटॉक्सिकेशन में लेके चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स रहते हैं, चीज़ें मॉनिटर करना पड़ता है। दूसरा जो चीज़ है, ये इतनी भी मेडिसिन जो है इतने ऐसे बहुत क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स वाले नहीं, अभी काफ़ी सेफर मेडिसिन अवेलेबल हो गए हैं जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर होते, पर दे हैज़ टू बी मॉनिटर। ये नहीं कि हम गूगल पे सिर्फ देख के सर्च करके 2 गोली अपने आप से चालू कर लिए करके। तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डोज ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये किसी भी बीमारी को मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर, जैसे कि आपका विदर्भ साइकेट्रिक एसोसिएशन है, जैसे कि आपने इनिशियली बोला कि जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, जिसमें बच्चों के ब्रेन का ग्रोथ वगैरह रुक जाता है, तो आप आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ स्कूल्स में या पेरेंट्स के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, या तो फिर जैसे जो हाई टेंशन वाले जो मैंने जॉब्स में जो पीपल होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में होते हैं, या जैसे समझ लीजिए बिजनेसमैन को अभी टेंशन है तो वहाँ पे कुछ अवेयरनेस कैंप, या ऐसे सोशल क्लब्स में जाके कुछ अवेयरनेस कैंप, या अभी देखा जाया है कि मैरिड वुमेंस में भी सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी बढ़ रही है प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ऐसे कुछ अवेयरनेस कैंप आपने इन लोगों के लिए कुछ अभी ये साल भर में प्लान किए हैं क्या? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है याला, क्योंकि आगे की इसके अंदर अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो यंग जनरेशन जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, सबको आजकल जो है ना एक किस्म की रेस लगी हुई है कि कौन कितना स्कोर करता है एग्ज़ाम के अंदर। उस वजह से स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत बढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना, क्योंकि क्या है कि अगर कंपटीशन है तो स्ट्रेस आने वाला है। जब स्ट्रेस आने वाला है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में कोई टेक्निक्स रहनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को मेंटली स्टेबल करके उस एग्ज़ाम्स को या उस कंपटीशन को फाइट कर सके करके। और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टारगेट होता है कि स्कूल्स, जहाँ पे सबसे पहले बच्चे, जहाँ पे सबसे यानी इम्पॉर्टेंट जनरेशन जो है हमारे इस युग का, कि हम उसको पहले स्टेबलाइज़ करें ताकि आगे चल के वो मानसिक रूप से ग्रस्त न हो करके। तो सबसे पहला जो है हमको स्कूल को टारगेट्स करना पड़ेगा। दूसरे वर्क प्लेसेस पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जैसे पुलिस की नौकरियाँ हैं बहुत स्ट्रेसफुल होती है, डॉक्टर्स की जॉब से, नर्सेस जॉब से स्ट्रेसफुल होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होते हैं, रात भर काम कर रहे हैं और दूसरे दिन सो रहे हैं, या 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, फिर 1 दिन का रेस्ट मिल रहा है। ये सब जो इनएडिक्वेट बिहेवियर है और ये इनएडिक्वेट सोशल इनके लाइफ हो गई है, उसको स्टेबलाइज़ करना, उसको रूटिनाइज़ करना, उसको एक किस्म का जो है एक सही तरीके से सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रीसेट करना ज़रूरी है सिस्टम को, और उसके लिए स्कूल्स को, हाई प्रोफाइल जॉब्स को, स्ट्रेसफुल जॉब्स को, इन सब के अंदर अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। ये इसके लिए साइकेट्रिस्ट के साथ में साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे काउंसलिंग्स की दी जाती है, जहाँ ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन से हर बार यूज़ किए कर जाए। तो कई चीज़ें काउंसलिंग करके, अपने सोच को बदल के, अपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना, चीज़ों को रूटीनली कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं हम, असर्टिवनेस ट्रेनिंग बोलते हैं, ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये हमारे अभी नेक्स्ट टेन्योर जो रहने वाला है उसके अंदर हम इसको फोकस पे उस पर लाने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जो डॉक्टर्स के लिए कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होता है और डॉक्टर्स को भी एजुकेट किया जाता है नई दवाइयों के बारे में, नए जो फैक्टर्स आते हैं, आप उसके बारे में क्या क्या आपने प्लान किया है?
नए मेडिसिन जो हैं आए दिन हर का थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई नई मेडिसिन आती है। ये मेडिसिन का कारण ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते चले आए, मेडिसिन सेफ़र होते चले आए करके। तो जितना मेडिसिन सेफ़ होता है उतने साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, उतना पेशेंट की टॉलरेबिलिटी बढ़ेंगे, उतना उसका सामने का रिजल्ट्स उसके अच्छे आएंगे। तो अभी जो है ये कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं CME बोलते हैं हम लोग, ये हर एक डॉक्टर को अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो करंट ट्रेंड्स ऑफ मेडिसिन के बारे में नॉलेजेबल रहे, ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट कर सके अपने पेशेंट्स के लिए और उनको सही तरीके से उनको गाइडेंस दे सके और सही तरीके से उसका इलाज हो सके। तो मेडिसिन कई बार जो है पेशेंट प्रोफाइल को देखते हुए देना पड़ता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो कुछ दवाइयाँ नहीं चलेंगी उसको, किसी को जो है स्ट्रोक है तो या लकवा मारा तो उसको कुछ दवाइयाँ नहीं चलेंगी। उसके हिसाब से हमको सोचना पड़ता है कि कौन सी दवाई किस पेशेंट के लिए सूटेबल है करके। और ये सब चीज़ जो है जब हम कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन की या CMEs जब अटेंड करते हैं तो उस बारे में ये सब डिस्कशंस होकर उस बारे में हर डॉक्टर अपने आप को अपग्रेड या अपडेट करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। और हम हैपनिंग नागपुर की ओर से हमेशा हमारी कोशिश रहेगी जो भी आपके एसोसिएशन के तरफ से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स या जो भी प्रोग्राम्स होंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।